Hello बच्चों, I am Dr. Shashank Gupta. I am PhD in Human Genetics from Banaras Hindu University. बच्चों, जेनेटिक्स की हमारी लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को हम मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है ये थोड़ा ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये लॉ जल्दी बच्चों के समझ में आता नहीं है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो हायर क्लासेस में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी इस लॉ को लेकर के उन्हें बहुत क्लैरिटी नहीं होती है। तो बच्चे करते क्या हैं, फिर इस लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको मेमोराइज करने की कोशिश, उसको रटने की कोशिश करते हैं। आज हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉ क्या है, क्या कहता है, ये लॉ किस एक्सपेरिमेंट से निकल करके आया है और इसके पीछे रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर रीजन क्या है। ठीक है बच्चों। बच्चों, जब हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो मैंने आपको बताया था कि वो दोनों लॉज कहाँ से निकल करके आए हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, जहां पर मेंडल ने सिर्फ एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी किया था। लेकिन जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की बात करते हैं तो इट इज एन आउटकम फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस ये किस मुसीबत का नाम है? तो बच्चों, ये एक ऐसी मुसीबत है, ये वो एक्सपेरिमेंट्स थे जहां पर मेंडल ने एक साथ दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी किया। तो इट इज एन एक्सपेरिमेंट और इट इज द क्रॉसेस वेयर मेंडल स्टडीड inheritance of two characters together. Two characters together. और बच्चों, एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स हैं, इसीलिए हम टू कैरेक्टर्स कह रहे हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स। और एक कैरेक्टर को दो फैक्टर्स मिलकर के गवर्न करते हैं, हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ में, इसलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ फैक्टर्स। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बच्चों, जैसे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को समझने के लिए हमने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा था, वैसे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट समझने के लिए हमें ब्रीफली डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझना पड़ेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो दो कैरेक्टर्स स्टडी किए, वो कैरेक्टर्स क्या थे? एक कैरेक्टर था मटर की जो सीड है, सीड का शेप, और मटर की जो सीड है उस सीड का शेप कैसा हो सकता है? सीड या तो राउंड हो सकता है या तो रिंकल्ड हो सकता है। इसी तरह दूसरा कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया वो था सीड का कलर। कलर की बात करें तो कलर येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। ये सारा बच्चों हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि राउंड डोमिनेंट होता है रिंकल्ड पर और येलो सीड कलर डोमिनेंट होता है ग्रीन कलर पर। अगर हम अलील्स की बात करें तो जो हमारे पास इन ट्रेड्स के लिए अलील्स हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, और येलो कलर के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई। अब सीधे डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आते हैं बच्चों। मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, इसमें इन्होंने पैरेंटल जनरेशन या पी जनरेशन में, हमें पता है कि इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर रहे थे तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर को देखते थे, और वहाँ जो हमने एग्जाम्पल स्टडी किया था वो एक कैरेक्टर क्या था, प्लांट का हाइट। लेकिन अब यहाँ हम दो दो कैरेक्टर्स की स्टडी एक साथ करेंगे। एक कैरेक्टर है सीड शेप और दूसरा है सीड कलर। तो मेंडल ने पैरेंटल जनरेशन में ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, जैसा कि वो करते थे, और एक प्लांट कैसा था, राउंड और येलो सीडेड प्लांट। यानी कि एक ऐसा प्लांट लिया जिसमें कैसे सीड्स आते थे, राउंड और येलो। और दूसरा उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया
और कैसा प्लांट लिया जिसमें सीड्स आते थे रिंकल्ड और ग्रीन, यानी रिंकल्ड और ग्रीन सीडेड प्लांट लिया। इस प्लांट में ऐसे सीड्स आते थे। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का क्या मतलब है बच्चों? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि इसमें जो भी कैरेक्टर है उसके लिए दोनों फैक्टर्स होमोजाइगस कंडीशन में उपलब्ध होंगे। हम पहले ही ट्रू ब्रीडिंग का मतलब डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों आपको अलील्स का पता है, राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। और ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं, तो आप मुझे इसका जीनोटाइप बता सकते हो? बिल्कुल, यहाँ हम राउंड के लिए लिख सकते हैं कैपिटल आर बिकॉज ट्रू ब्रीडिंग राउंड है, और येलो के लिए भी ट्रू ब्रीडिंग है तो कैपिटल वाई। और रिंकल्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है बच्चों? बच्चों अब इसका बीच में जब क्रॉस किया जाएगा तो गैमेट फॉर्मेशन होगा। और गैमेट्स की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते समय मैंने आपको गैमेट फॉर्मेशन के लिए तरीके बताए थे, आपको फॉर्मूला बताया था 2 to the power n। तो आप जानते हैं इस पेरेंट का जो गैमेट होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इस पेरेंट से जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हमें पता है बच्चों कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होता है, तो सारे के सारे जो प्लांट आएंगे वो कैसे होंगे? राउंड और येलो सीडेड प्लांट होंगे बच्चों। इसमें आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें यहाँ तक जो हमने क्रॉस डिस्कस किया है ये हमारी प्रीवियस लेक्चर्स पर, प्रीवियस डिस्कशन पर बेस्ड है। और इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए बच्चों? आप देखिए कि एक गैमेट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट स्मॉल वाई, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो F1 जनरेशन का जीनोटाइप होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कह सकते हैं बच्चों? बिल्कुल कह सकते हैं। अब जब आप बच्चों F2 जनरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो F2 जनरेशन के लिए हमें क्या करना होगा? F1 की सेल्फिंग, और यही करते थे मेंडल, यानी F1 के दो पेरेंट्स, यही जो जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन्हीं की सेल्फिंग करने से हमें F2 जनरेशन मिलेंगे। और F2 जनरेशन के जो रिजल्ट्स मिले बच्चों वो बड़े यूनिक थे, सरप्राइजिंग थे, क्योंकि मेंडल ने देखा कि उन्हें राउंड और येलो सीड्स तो मिले ही, क्योंकि उन्होंने पेरेंटल जनरेशन में ही ऐसे लिए थे, और रिंकल्ड और ग्रीन भी मिले। आपको पता है कि रिसेसिव ट्रेट F2 जनरेशन में रीअपीयर हो जाता था। तो राउंड और येलो सीडेड प्लांट, रिंकल्ड और ग्रीन सीडेड प्लांट, ये तो उन्होंने पेरेंटल जनरेशन में ही लिया था और ये उन्हें मिला भी। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों उन्हें दो नए कॉम्बिनेशन मिले। नए कॉम्बिनेशन उन्होंने देखा कि राउंड सीड जरूरी नहीं है कि हमेशा येलो ही होगा। उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स में राउंड सीड्स कैसे थे? ग्रीन कलर के थे। एंड सिमिलरली उन्होंने देखा कि रिंकल्ड सीड जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रीन ही होगा। उन्होंने देखा ऐसे भी प्लांट्स थे जिसमें रिंकल्ड सीड्स येलो थे। ये बच्चों कॉम्बिनेशन उनके पेरेंट्स में नहीं था, ये उन्हें नया कॉम्बिनेशन मिला, इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया रिकॉम्बिनेंट टाइप। और जबकि ये दोनों कैसे हैं बच्चों? पेरेंटल टाइप, क्योंकि पेरेंटल जनरेशन में ऐसे ही प्लांट्स लिए गए थे। तो बच्चों हमने देखा कि 4 तरह के जीनोटाइप मिले F2 जनरेशन में, और प्रोजेनीज का रेशियो क्या मिला? प्रोजेनीज का रेशियो मिला 9:3:3:1। अगर हम इसको ऐड कर दें तो टोटल कितने हुए? 16। यानी पेरेंटल टाइप कितने मिले बच्चों? 9+1। तो पेरेंटल हमें कितने मिले? पेरेंटल मिले 10/16। और रिकॉम्बिनेंट्स कितने मिले? बोलिए बच्चों? 3+3 यानी कि 6/16। तो बच्चों ये तो मैंने आपको सिर्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन किया कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उसे क्या रिजल्ट मिला। लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए।
मैंने आपको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पढ़ाते समय भी पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन किया था। फिर आपको मैंने ये बताया कि मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की फाइंडिंग्स थी उनको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ की मदद से कैसे एक्सप्लेन किया। जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो इन्हें इस तरह के रिजल्ट मिले। F1 में तो ठीक है डोमिनेंट रेट एक्सप्रेस हुए, लेकिन F2 जनरेशन में उन्हें नए कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिले। तो बच्चों इसे इन्होंने एक्सप्लेन किया बाय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मदद से डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया मेंडल ने। मेंडल ने कहा कि जरूरी नहीं है कि राउंड हमेशा येलो के साथ ही जाएगा। राउंड के पास इंडिपेंडेंस है, राउंड का मन करेगा तो वो ग्रीन के साथ भी असॉर्ट कर सकता है। तो राउंड के पास इंडिपेंडेंस है कि वो येलो के साथ भी जा सकता है, राउंड के पास इंडिपेंडेंस है कि वो ग्रीन कलर के साथ भी जा सकता है। इसी तरह जो रिंकल्ड सीड्स हैं, तो रिंकल शेप के पास भी बच्चों इंडिपेंडेंस है, वो चाहे तो येलो कलर के साथ असॉर्ट कर सकता है, वो चाहे तो ग्रीन कलर के साथ असॉर्ट कर सकता है। और सेम चीज हम येलो और ग्रीन के लिए भी कह सकते हैं। येलो के पास भी इंडिपेंडेंस है, वो चाहे तो राउंड के साथ असॉर्ट करे या रिंकल्ड के साथ, और ग्रीन कलर के पास भी इंडिपेंडेंस है, वो चाहे तो राउंड सीड्स के साथ असॉर्ट करे या फिर रिंकल्ड के साथ। अब बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन इसे ही मेंडल ने, ये जो इंडिपेंडेंस है, इसे ही मेंडल ने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों इसको स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं कि इस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। इस लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि when two pairs of traits combine in a hybrid, यहाँ बच्चों जो F1 प्रोजेनी है या F2 हैं, वो सारी प्रोजेनीज क्या हैं, हाइब्रिड हैं। और हम इन हाइब्रिड्स में क्या कर रहे हैं बच्चों, दो पेयर ऑफ ट्रेड्स को कंबाइन कर रहे हैं। पहला पेयर जो सीड शेप के लिए है और दूसरा जो सीड के कलर के लिए है। तो दो पेयर ऑफ ट्रेड्स को हम कंबाइन कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो ये लॉ कहता है कि जब दो पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइन होते हैं हाइब्रिड में तो क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि एक पेयर ऑफ फैक्टर्स एक पेयर ऑफ ट्रेड्स को कंट्रोल करेंगे, फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस किया है। तो ये लॉ कहता है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर डज नॉट इंटरफेयर, डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट इन्फ्लुएंस सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर, सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। ये तो बच्चों स्टेटमेंट की बात हो गई। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। बच्चों F1 प्रोजेनी जो आपने देखी उसका जीनोटाइप हमने क्या लिखा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। बच्चों इसमें देखिए ये एक पेयर ऑफ फैक्टर है और ये दूसरा पेयर ऑफ फैक्टर है। आज आपको पता है कि जब गैमेट्स बनेंगे तो 2 to the power n फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। फोर्थ लाइन मेथड से आपको ये भी पता है कि कैपिटल R के पास इंडिपेंडेंस है, वो चाहे तो कैपिटल Y के साथ जाए, वो चाहे तो स्मॉल y के साथ। इसी तरह स्मॉल r के पास इंडिपेंडेंस है, वो चाहे तो कैपिटल Y के साथ असॉर्ट करे या फिर स्मॉल y के पास। और इस तरह से हमारे पास 4 तरह के गैमेट्स बन जाते हैं। ये हमने पहले ही डिस्कस किया है, हम ये सीख चुके हैं। लेकिन ये होता कैसे है बच्चों, जब ये पहला पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट होगा तो इससे ये दोनों फैक्टर सेपरेट होंगे। और हमें पता है कि 50% ऑफ गैमेट्स में कैपिटल R एलील आएगा, 50% ऑफ गैमेट्स में स्मॉल r एलील आएगा। और इसी तरह जब ये दूसरा पेयर ऑफ फैक्टर कैपिटल Y स्मॉल y ये सेपरेट होगा
तो इससे भी 50% ऑफ गैमेट्स में कैपिटल वाई अलील आएगा, 50% ऑफ गैमेट्स में स्मॉल वाई। तो यहाँ पर जो आर आर का सेपरेशन है वो वाई वाई के सेपरेशन को अफेक्ट नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता है। ये जो स्टेटमेंट हमने देखा कि पहले पेयर के जब दोनों मेंबर्स सेपरेट होंगे, दोनों फैक्टर्स कैपिटल आर और स्मॉल आर सेपरेट होंगे, तो इनका सेपरेशन दूसरे पेयर ऑफ फैक्टर्स यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के सेग्रीगेशन को अफेक्ट नहीं करता है। तो बच्चों हमने देखा कि जब आप इसके गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 प्रोजेनी है ना, और इसकी हमें सेल्फिंग करनी है। तो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स कैसे बनेंगे, मियोसिस होगा। तो बच्चों कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे से सेपरेट होगा, तो 50% गैमेट्स में कैपिटल आर आएंगे, 50% में स्मॉल आर। लेकिन वाई वाले भी तो सेपरेट होंगे, तो वाई वाले भी सेपरेट होंगे, तो 50% आर जो हैं इनमें से भी आधे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास वाई अलील हो कैपिटल वाई, और आधे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास स्मॉल वाई अलील हो। और जो 50% स्मॉल आर बियरिंग गैमेट्स हैं उसमें 50% में चांसेस है, आधे में चांसेस है कि कैपिटल वाई आए और आधे में चांसेस हैं कि स्मॉल वाई आए। इस तरह से 4 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। बट बच्चों इसका मॉलिक्यूलर रीजन क्या है? इसका मॉलिक्यूलर रीजन छुपा हुआ है मियोसिस में, सेल डिवीजन, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू होता है। और मियोसिस में एक स्टेज होती है बच्चों मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में ये रहस्य छुपा हुआ है। मेटाफेज 1 में क्या होता है बच्चों? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये अलाइन होते हैं इक्वेटर पर, मेटाफेजिक प्लेट पर। और फिर एनाफेज 1 में क्या होता है? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। इसी तरह मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 और गैमेट फॉर्मेशन होता है। मैं मियोसिस की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट बच्चों मैं F1 प्रोजेनी जो हमारी है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के फॉर्म में ये कैसे दिखाई पड़ेंगे। ये बच्चों एक सेल है और इस सेल में देखिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे सीड के शेप को कंट्रोल करने वाला जीन है, और यहाँ पर F1 में एक अलील है कैपिटल आर, एक अलील स्मॉल आर। दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इस पर सीड के कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है बच्चों, और एक अलील है कैपिटल वाई, दूसरा अलील है स्मॉल वाई, है ना। अब बच्चों इसमें जब मियोसिस होगा और मेटाफेज 1 की स्टेज आएगी, तो मेटाफेज 1 की स्टेज में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये पहला पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये दूसरा पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो ये दोनों जोड़े होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेंटर पर अलाइन होंगे, और दो तरह से ये रैंडम अलाइनमेंट हो सकता है बच्चों, दो तरह से रैंडम अलाइनमेंट हो सकता है। पहला केस और दूसरा केस देखते हैं। पहले केस में क्या हो सकता है बच्चों? पहले केस में ये हो सकता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरह अलाइन हो और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस तरह अलाइन हो, और ये अलाइनमेंट बिल्कुल रैंडम है। इसीलिए एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरह अलाइन हो और इस बार स्मॉल वाई ऊपर की तरफ कैपिटल वाई नीचे की तरफ। अब बच्चों जब एनाफेज 1 आएगा तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई पहले केस में ऊपर वाले पोल की तरफ जाएंगे, है ना। यानी जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक साथ होंगे, और इसी तरह स्मॉल आर स्मॉल वाई दूसरे पोल की तरफ जाएंगे। तो जब मियोसिस पूरा कंप्लीट होगा तो यहाँ बच्चों मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई की एक कॉपी, स्मॉल आर स्मॉल वाई की एक कॉपी, और जब मियोसिस 2 भी हो जाएगा तो इनकी दो दो कॉपीज बन जाएंगी ना बच्चों। तो हमारे
हमारे पास ये बच्चों गैमेट्स बनेंगे पहले केस में, और दूसरे केस में क्या होगा बच्चों? दूसरे केस में बच्चों ये हो सकता है कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई एक पोल की तरफ जाएंगे आफ्टर एनाफेज, और स्मॉल आर कैपिटल वाई एक पोल की तरफ। तो यहाँ पर मियोसिस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या गैमेट्स होंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसकी 2 कॉपीज, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यानी दोनों पेरेंट से 4 तरह के गैमेट। केस 1 में भी हमारे पास हम सेल्फिंग कर रहे हैं ना बच्चों, तो दोनों पेरेंट, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, 4 तरह के गैमेट्स बनाएंगे। और इन गैमेट्स को जब हम पनेट स्क्वायर में रखकर कंबाइन करेंगे बच्चों, तो हमें 4 टाइप्स के ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, 4 टाइप्स के फिनोटाइप मिलेंगे, जिनका रेशियो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, 9:3:3:1। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में एनसीईआरटी में बच्चों हमने वो टेबल देखी है जहाँ पर 4 गैमेट्स हमने इधर रखे मेल पेरेंट के, 4 गैमेट फीमेल पेरेंट के, और 16 प्रोजेनीज, और वहाँ जो हमें फिनोटाइप मिलता है वो 9:3:3:1 का मिलता है। तो बच्चों ये जो हमारे पास ये गैमेट्स आए हैं ये पेरेंटल टाइप हैं, लेकिन रैंडम अलाइनमेंट होता है मेटाफेज पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है जो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स देता है, रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स भी मिलते हैं और पेरेंटल टाइप गैमेट्स भी बनते हैं। इसीलिए बच्चों हमारे पास जो प्रोजेनीज आती हैं उसमें हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी होते हैं, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, और उसके साथ साथ रिकॉम्बिनेंट्स भी मिलते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस को ब्रीफली देखा। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मदद से। मेंडल ने ये समझाने की कोशिश की कि राउंड के पास फ्रीडम है, राउंड के पास फ्रीडम है, और इस फ्रीडम को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों। आप देखिए कि कैपिटल आर के पास फ्रीडम है, उसका मन किया तो कैपिटल वाई के साथ जा सकता है। कैपिटल आर के पास फ्रीडम है, स्मॉल वाई के साथ असॉर्ट कर सकता है। सिमिलरली स्मॉल आर के पास इंडिपेंडेंस है, वो स्मॉल वाई के साथ असॉर्ट कर सकता है। स्मॉल आर के पास इंडिपेंडेंस है, वो कैपिटल वाई के साथ असॉर्ट कर सकता है। यानी बच्चों हमने देखा कि एक पेयर ऑफ फैक्टर ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा पेयर ऑफ फैक्टर ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो फैक्टर सेपरेट होंगे आर और ये भी सेपरेट होंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर के पास इंडिपेंडेंस है कि वो इसके साथ असॉर्ट करे या इसके साथ। इसी तरह स्मॉल आर के पास इंडिपेंडेंस है, वो कैपिटल वाई के साथ असॉर्ट करे या स्मॉल वाई के साथ। यही जो इंडिपेंडेंस है असॉर्टमेंट की, इसे ही तो हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये इंडिपेंडेंस इसीलिए आई है क्योंकि मेटाफेज पर जो दोनों पेयर ऑफ फैक्टर्स का अलाइनमेंट है वो रैंडम है। ये अलाइनमेंट ऐसा भी हो सकता है, ये अलाइनमेंट ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल रैंडम अलाइनमेंट है बच्चों। और इस रैंडमनेस की वजह से ही हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख पाते हैं। आई होप कि बच्चों आपको डायहाइब्रिड क्रॉस जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया वो समझ आया होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट समझ आया होगा, और इसका जो मॉलिक्यूलर रीजन एक्सप्लेन किया है वो भी समझ आया होगा। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट रूल का, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।